जी, कुछ बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कह दी हरिकेश जी, कि हम 50,000 हैं, वो 750 हैं, उनके पास 22 करोड़ हैं। मुझे एक पुराना गीत याद आ जाता है। मैं अपनी सभी विद्वानों के हर कथन की बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे एक पुराना गीत याद आता है। रास्ता क्या है? निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। माना तूफान बहुत बड़ा है, मैंने मान लिया तूफान बहुत बड़ा है, तो हम 50,000 क्या करें? या तो 50,000 उस 22 करोड़ में शामिल हो जाएं, या फिर उस एक निर्बल से दिए की तरह टिमटिमाते रहें, जलते रहें, एक जुगनू की तरह थोड़ी रोशनी फैलाते रहें। ये भी एक रास्ता है। ये रास्ता चुना तो है, और हरिकेश जी, ये रास्ता आपने भी चुना है। मैं आपको बताऊं कि आप भी उस जुगनू की तरह चमकना चाहते हैं, आप भी उस 22 करोड़ के नहीं है, तो इसके लिए मैं तारीफ करूंगा। लेकिन दिया तो जलता रहना चाहिए ना, दिया बुझना नहीं चाहिए। आप नहीं जलाएंगे तो मैं जला दूंगा, किस दिन अमिताभ जी जला देंगे, किस दिन अनिल जी जलाएंगे, किस दिन गौतम भाई जला देंगे। दिया तो जलते रहना चाहिए ना। अनिल जी, आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, जिस तरह की राजनीति आज के समय में चल रही है, मैं समझता हूँ हरिकेश जी को छोड़ करके हम सब ने 77 का चुनाव बड़े अच्छी तरीके से देखा था, और उस समय क्या माहौल था ये भी हम सब ने देखा था, और एक बड़ा डर का माहौल था। उसमें कोई ये कहे कि भाई मोरारजी देसाई ने या पॉलिटिशियंस ने इंदिरा गांधी को हराया था, तो वो बात नहीं थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसी एक महान शख्सियत जरूर थी, लेकिन जो कारण था जिसमें इंदिरा गांधी और कांग्रेस की हार हुई, जो उससे पहले कभी हारी नहीं थी, वो था नसबंदी। लोगों को ऐसा लगता था कि यार किसी को भी पकड़ करके ये संजय गांधी के राज में नसबंदी हो जाती है, और ऐसे ऐसे किस्से कहानी सच्चे या झूठे सुनने को मिलते थे कि एक 15 साल का लड़का जा रहा था, वहां के इलाके के एसएचओ को था कि आज 100 नसबंदी करानी है तुम्हें, और उसको पकड़ के नसबंदी करा दी। 90 साल का बूढ़ा जा रहा था, कोटा पूरा करने के चक्कर में किसी अफसर ने पकड़ के नसबंदी करा दी। तो एक डर का माहौल था, और कोई कुछ भी कहे, मेरा मानना यह है कि नसबंदी का एक बहुत बड़ा रोल था। अब हम उसको कहते हैं लोग बाग निकल पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी के खिलाफ। आम आदमी को इस चीज से कुछ लेना देना नहीं होता कि फलाना नेता पकड़ लिया। उस नेता के समर्थक जरूर परेशान हो जाते हैं। ये जो आदर्शवादिता की बातें हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को देखता है। उसको जब लगता है कि ये इस तरह का खतरा आ गया है, और ये खतरा का शिकार, मतलब इस चीज का शिकार मैं भी हो सकता हूँ, तो जिस तरह से सीबीआई और ये ईडी और ये तमाम इन जो एजेंसीज हैं, जिस तरह से इनका उपयोग किया जा रहा है इस समय, उसमें क्या है कि आम आदमी में भी एक डर का सा माहौल आ गया। और जैसे कहा गया कि भाई इस बारी चुनाव जो है वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज होगा। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है उसमें आम जनता के लोग भी इस सब चीज को देखते हुए, और ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, जो अदानी का मुद्दा है, उसमें आम जनता का जो नागरिक है वो निकल करके आएगा। लेकिन ये जो चुनाव है, ये कोई आम, जिस तरह से जिसको कहते हैं ना कन्वेंशनल वॉर, ये कोई कन्वेंशनल इलेक्शन नहीं होने जा रहा। अभी जिसको आप कह रहे थे इब्तिदाए जंग है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो अभी शुरुआत है। ये जो अरविंद केजरीवाल को सम्मान आए हैं, और ये जो इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, ये और ज्यादा आगे जाकर के बढ़ने वाली है। और मैं समझता हूँ हमने जो 17 में जो क्रिकेट देखते थे, गवास्कर वगैरह जब होते थे, तो एक उस समय एक बात चलती थी क्रिकेट में कि भाई ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मैं समझता हूँ मोदी जी ने भी वही एक जो रणनीति पकड़ रखी है कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो आप अपने विरोधियों को भ्रष्ट कहना शुरू कर दो। मैं उनका यूट्यूब का एक भाषण देख रहा था, यूट्यूब पे है, कि क्या भ्रष्टाचार की खिलाफत नहीं होनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचारी बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा नेता है, तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए। वो अपने आम जनता से ये सवाल से कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बजाय इसके के विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हो, तो खैर बना ही रहे हैं। अदानी का मामला जो राहुल गांधी बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, बेखौफ होकर उठा रहे हैं,
लेकिन मोदी जी ने भी भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बना दिया और वो ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ये तमाम, कोई अनिल देशमुख, संजय राउत, ये तमाम जो विपक्ष के नेता हैं ये भ्रष्टाचारी है और मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अकेला नेता हूं जो कार्रवाई कर रहा हूं। लेकिन जिस हद तक जाकर के मोदी जी काम कर सकते हैं उस हद तक शायद इंदिरा गांधी भी नहीं जा सकती थी। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जिस परिवार में पली बढ़ी, नेहरू जी की बेटी थी, महात्मा गांधी के संपर्क में रही और जिस माहौल में रही, वो एक उसकी एक लिमिट थी जिस लिमिट तक इंदिरा गांधी जा सकती थी। ये जो है इट्स गोइंग टू बी बियॉन्ड एनी लिमिट, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगा, जिसको कहेंगे कोई हथियार, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र छोड़ा नहीं जाएगा जिसका इस्तेमाल हो सकता है, कोई हेजिटेशन नहीं होगा, ऑल आउट वार रहेगी अपनी बार। और जैसे दिनकर जी ने, अमिताभ जी बैठे अक्सर कविता की लाइनें पढ़ते, दिनकर जी की मुझे 4 लाइनें याद आ गई। श्री कृष्ण की चेतावनी करके एक उनकी कविता है, बहुत लंबी कविता है खैर वो तो, उसमें से 4 लाइनें है कि दुर्योधन युद्ध अब ऐसे होगा फिर कभी नहीं जैसे होगा, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। तो मदर ऑफ ऑल इलेक्शन होने जा रहा है 2024 का जो इलेक्शन है, ये समझ लीजिए इस तरह का इलेक्शन पिछले 75 वर्ष में हुआ नहीं होगा और बहुत, जिसको कहेंगे जबरदस्त टकराव आप देखने जा रहे हैं। मनोज झा जो आरजेडी के बड़े विद्वान मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, मैं उनका भी देख रहा था कल ही, जब अरविंद केजरीवाल को सम्मन आया सीबीआई का, तो कह रहे थे कि वो मोदी जी को और गृह मंत्री जी को एड्रेस करते हुए कह रहे थे कि जितने भी विपक्षी नेता हैं उनको गैस चेंबर में एक ही बार पकड़ के बंद कर दो और नाजी स्टाइल में उनका कल्याण कर दो, क्योंकि आप विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, आप अपनी तानाशाही करना चाहते हैं, आप करो। इस हद तक मनोज झा को मैं जानता हूं कि ही इज अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि संयमित और विद्वता भरी बात उनके सब बयान होते हैं। और कल मैं देख करके सन्न रह गया जब उन्होंने कहा कि गैस चेंबर में सारे विपक्षी नेताओं को बंद कर दो। तो कहने का मतलब है कि स्थिति इतनी ज्यादा पहुंच चुकी है। आज अगर आप देखें तो कल जो सत्यपाल मलिक साहब का जो इंटरव्यू आया है वो इतना भयानक इंटरव्यू है और वो वायरल हो गया, और उन्होंने कल कहा भी था कि मेरे को ट्रोल किया जाएगा, लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा मेरे खिलाफ। तो कुछ समय के लिए एक यशवंत सिन्हा नाम का एक ट्रेंड चला भी आधा घंटा कि भी ही इज नथिंग बट अनदर यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, अरुण शौरी टाइप का बंदा है ये, 1-2 दिन इसकी चर्चा होके खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे आज वायर के नाम से, मतलब उसी सब्जेक्ट वही है, कभी वो वायर के मुद्दे से नाम से ट्रेंड हो रहा है, कभी यशपाल मलिक के नाम से ट्रेंड हो रहा है, इवन एक ट्रेंड चल रहा है करप्ट प्रधानमंत्री ट्विटर पे। ये बड़ी रेयर चीज है, मोदी जी के खिलाफ इस तरह का ट्रेंड चलते हुए मैंने पिछले 8-9 सालों में देखा नहीं। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है करप्ट प्रधानमंत्री। तो जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं ये सारी की सारी बहुत वो हैं, और अच्छा है कि सद्बुद्धि किसी भी कारण से विपक्ष के नेताओं में अगर आ रही है तो अच्छी बात है, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि मोदी जी का जो, जिसको कहते हैं कि एक हर एक आदमी की एक वो होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, और हम आमतौर पे चैनल्स पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं काफी ऐसे एनजीओ और जो जिसको कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके भी संपर्क में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और सब जगह। तो मोदी जी की एक जो स्ट्रेंथ है जो आम मीडिया में जिसका जिक्र कम होता है वो ये है कि ही इज एन ओबीसी। आपने दिखाया कि अभी भी राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने ये ट्रेंड कराने की कोशिश की कि ओबीसी का इंसल्ट हो रही है, और एक वो मणिशंकर अय्यर जी थे, उन्होंने कभी कुछ कह दिया था तो उन्होंने भी एक उसका जिसको कहते हैं लाभ उठाया था प्रचार में कि एक जिसको कहते हैं बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है। तो मोदी जी ओबीसी होने का पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन जो ओबीसी के कल्याण की योजनाएं हैं जो अटकी पड़ी हैं कोर्ट्स में, और कोर्ट कहते हैं कि जी कास्ट सेंसस लेकर के आओ, हम इनको तभी लागू करेंगे जब आंकड़े आप बताएंगे कि भाई इतनी 27% इनकी आबादी है कि नहीं है। उस पे मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, पिछले 8-10 साल से कुंडली मार के बैठे।
और जितने भी ओबीसी एक्टिविस्ट हैं वो इस चीज को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और अभी 3 अप्रैल को एक बहुत बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर सोशल जस्टिस हुई, जो आम मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस पर कम आता है जिसका जिक्र, और उसमें 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। इनिशिएटिव था एमके स्टालिन का, और उसमें अशोक गहलोत, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, तेजस्वी डिप्टी सीएम, बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन यूपी के अखिलेश, छगन भुजबल, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, सीताराम येचूरी, मतलब 19 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने एड्रेस किया। और सैकड़ों जो थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, वो उससे जुड़े थे। और उसमें ये हुआ कि भाई ये कास्ट सेंसस का मुद्दा जो है अब आने वाले इलेक्शंस में हम मिलजुल करके इसका भी उठाएंगे। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है, जिसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर मिस करते हैं हम। तो ये सब चीजें मिलके जब होंगी तो एक बड़ा जबरदस्त इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन ये है कि रिसोर्सेज, सरकार, एजेंसीज, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, ये तमाम हथियार जिसको अस्त्र और शस्त्र बोलते हैं आप चुनाव में, वो मोदी जी के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी जिसको कहते हैं ना, पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर। तो जनता की शक्ति जो है हमेशा उन लोगों से जो शक्ति में होते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, उनसे हमेशा ज्यादा होगी। ये इस आपके इलेक्शन में साबित होने जा रहा है। और जहां तक विपक्षी एकता की बात है, इफ बट और हेजिटेशन, मेरा निजी तौर पर मानना है कि विपक्षी एकता एक किस्म से हो चुकी है। उसका डिक्लेरेशन चाहे बाद में हो, अंदर अंदर वो विपक्षी एकता हो चुकी है। और 2024 में ज्यादातर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, 2-4 पार्टीज ना उसमें शामिल हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर गोइंग टू फाइट टुगेदर अगेंस्ट बीजेपी। और 1-to-1 फाइट ज्यादा से ज्यादा जगह पे होने जा रही है। जी दिनेश।